नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड बैंक डिपॉजिट एंट्रीज। आप सभी को पता है कि सेल्स के माध्यम से हमें जो भी पैसा प्राप्त होता है हमें उसे बैंक में जमा कराना होता है, और बैंक में जमा कराने के पश्चात जो भी हमें स्लिप प्राप्त होती है उस स्लिप को हमें अपने पीओएस सॉफ्टवेयर में, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, उसमें हमें उस एंट्री को पास करना होता है। तो अभी इधर देखा जा रहा है कि बैंक डिपॉजिट से संबंधित काफ़ी सारी मिस्टेक्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हेड ऑफिस को उस जमा कराए गए पेमेंट को ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम जो भी पेमेंट बैंक में जमा कराते हैं, कंपनी के किसी भी बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, हेड ऑफिस उस पेमेंट को ट्रैक करता है। ट्रैक करने के पश्चात वो इसे सुनिश्चित करता है कि क्या वह पैसा सच में कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। यदि वह पैसा सच में पहुंचा होता है तो उसे पास कर दिया जाता है और उस एंट्री को रिकंसाइल कर लिया जाता है। यदि वो पैसा नहीं पहुंचा होता है तो उस एंट्री को निरस्त कर दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं बैंक डिपॉजिट एंट्रीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस को आए दिन जो जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान तभी हो सकता है जब आप सभी सही तरीके से बैंक डिपॉजिट एंट्रीज़ करें। तो आज हम पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि बैंक डिपॉजिट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से किया जाता है और इसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले पीओएस में बैंक डिपॉजिट एंट्री पास करने के लिए निम्न विकल्प होते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा कंपनी का जो क्राइटेरिया है, वो काफ़ी तरीके से हमें पेमेंट स्वीकार करने की स्वीकृति देता है। तो पीओएस में जिन डिपॉजिट्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उनमें हमारा कैश डिपॉजिट आता है, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से, उसके पश्चात यूपीआई क्यूआर कोड हमारा आता है, और तत्पश्चात हम नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किसी कस्टमर से या किसान से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब हर प्रकार के डिपॉजिट को हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमने कैश डिपॉजिट लिया है तो कैसे एंट्री की जाएगी, अगर हमने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से डिपॉजिट लिया है तो कैसे एंट्री की जाएगी, यदि यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से डिपॉजिट लिया है तो कैसे एंट्री की जाएगी, और नेट बैंकिंग के माध्यम से डिपॉजिट लिया है तो कैसे एंट्री की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि पैसा बैंक में ले जाकर जमा कराया गया हो। कंपनी मुख्यतः नीचे दिए गए बैंकों में ही पैसा स्वीकार करती है, जिनमें ये 4 बैंक प्रमुख रूप से हैं: एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यूनियन बैंक। इन 4 बैंकों के अलावा हम किसी भी बैंक में कंपनी का पैसा जमा नहीं करा सकते। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है, जिस दिन भी कंपनी के खाते में पैसा जमा कराया है उसी दिन पीओएस में उसकी एंट्री पास करना अनिवार्य है, अन्यथा वह पैसा अगले दिन पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यदि हमने कंपनी के खाते में कुछ भी अमाउंट जमा किया है, उसके पश्चात हमें किसी प्रकार की यदि रसीद प्राप्त हुई है तो उस रसीद की एंट्री हमको अपने पीओएस में पास करनी होगी उसी दिन। यदि हमने पैसा आज जमा कराया है और एंट्री हम कल पास करेंगे तो एंट्री हमारी स्वीकार नहीं की जाएगी, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे कैश को बैंक में जमा कराने के संबंध में जरूरी बातों के संबंध में। मुख्यतः पैसा एचडीएफसी व यूनियन बैंक में जमा कराया जाता है, जिसके पश्चात बैंक के माध्यम से इस प्रकार की रसीद प्राप्त होती है, जिसकी एंट्री पीओएस में उसी दिन करना अनिवार्य होता है, तभी पैसा घटता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसा कि पिछली स्लाइड में आपको बताया गया कि ये 4 बैंक्स की स्वीकृति कंपनी प्रदान करती है कि इन बैंक्स में आप पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पैसा जमा कराया जाता है वो एचडीएफसी बैंक में और यूनियन बैंक में जमा कराया जाता है। जब हम एचडीएफसी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो इस प्रकार के वाउचर को हम भरते हैं, जिसमें हम डेट, कंपनी का अकाउंट नंबर और कंपनी का नाम, टोटल कैश का डिटेल बनाते हैं और उनको वर्ड्स में लिख करके अपने साइन करके जमा कराते हैं, जिसके माध्यम से फिर बैंक वाले क्या करते हैं, उस पर मुहर लगा करके हमको इस प्रकार की एक रसीद देते हैं। सेम प्रोसेस यही यूनियन बैंक में भी होता है।
जब हम इस प्रकार से पैसा जमा कराते हैं तो इसको कैश डिपॉजिट बोला जाता है, और इस रसीद की एंट्री हमें पीओएस में पास करनी होती है। पीओएस में एंट्री कैसे पास करें, अब इसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस ग्राफ को देख लीजिए। जब भी आप बैंक डिपॉजिट एंट्री पास करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आती है, जहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना होता है और भरना होता है। तो हम पहले पेमेंट टाइप की बात कर रहे हैं। यदि आप कैश को बैंक में ले करके गए हैं, वहाँ आपने कैश को बैंक में जमा कराया है, उसके पश्चात बैंक वाले ने आपको इस प्रकार की रसीद की फ़ोटो दी है, तो इस प्रकार की रसीद को पास करने के लिए क्या प्रोसेस होता है पीओएस में एंट्री पास करने का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस बैंक में पैसा जमा कराया है वो बैंक सेलेक्ट कर लें। इसके साथ में हम इसी स्लाइड को भी देखेंगे। ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बैंकिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे। जिस भी बैंक में आपने पैसा जमा कराया है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर पे हम क्या भरेंगे, जितना पैसा जमा कराया है वो अमाउंट भरें। तो जितना भी पैसा आपने बैंक में जमा कराया है, इस सेक्शन में उस पैसे का अमाउंट भरा जाएगा। सपोज आपने 14,000 रुपये जमा कराया है तो यहाँ पे आपको भरना है 14,000। तीसरे नंबर पे बैंक अकाउंट नंबर अपने आप भर जाएगा। जैसे ही आप कंपनी का बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंपनी का बैंक सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो उस बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर ट्रैक कर लेगा, अपने आप ही भर जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बैंक की ब्रांच का नाम भरें जिसमें पैसा जमा किया गया है। यहाँ पे हमें बैंक की ब्रांच का नाम भरना होता है जिस भी ब्रांच में हमने पैसा जमा कराया है। इसके संबंध में मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। जनरली हम बैंक में जब पैसा जमा कराने जाते हैं तो आप सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक जो होते हैं हमारे कुछ इस तरीके के बने होते हैं। इस तरीके के हमारे एचडीएफसी बैंक बने होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से उस ब्रांच का जो नाम होता है वो लिखा होता है। और अगर हम यूनियन बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ हमारे यूनियन बैंक बने होते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से उस ब्रांच का नाम लिखा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिलासपुर लिखा है, यानी कि इस बैंक की ब्रांच का जो नाम है वो बिलासपुर है। तो इसी के साथ वापस से अब हम वहीं चलते हैं और चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, बैंक की ब्रांच का नाम भरें जिसमें पैसा जमा किया है। तो यहाँ पर हमें बैंक की ब्रांच का नाम भरना है। फिर डेट को सेलेक्ट करें जिस दिन पैसा जमा हुआ है। यहाँ पर हमने जिस दिन पैसा जमा किया है, सपोज हमने आज पैसा जमा किया है तो आज की डेट को सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट टाइप में कैश को सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई क्यूआर कोड और चेक। तो अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक जीएल कोड अपने आप भर जाएगा। जो बैंक जीएल कोड होता है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका बैंक जीएल अकाउंट जो होगा वो फिल हो जाएगा। डिपॉजिट स्लिप नंबर में सीरियल नंबर भरें जिस नंबर का डिपॉजिट है। या जब यहाँ पे आती है बात तो यहाँ पे हम नंबर भरते हैं। यहाँ पे नंबर कोई भी हम भर सकते हैं। सपोज ये जनवरी का महीना चल रहा है, इस जनवरी के महीने में हमने पहला कैश डिपॉजिट कराया पहले नंबर का, कि हम ये इस महीने का ये पहला कैश डिपॉजिट है कि हम कैश को बैंक में ले करके गए और हमने जमा कराया, जिसको 1 भर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो 2 भरेंगे, उसके बाद में कराते हैं 3 भरेंगे, उसके बाद में कराते हैं 4 भरेंगे। इस तरीके से सीरियल नंबर वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके पश्चात अब चूज़ फाइल पर क्लिक करें, उस रसीद की फ़ोटो को सेलेक्ट करें जो आपको बैंक द्वारा प्राप्त हुई है। तो क्या करना है, हमें इस चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो लैपटॉप होगा, हमें डेस्कटॉप पे ले जाएगा जहाँ पर भी हमने इस प्रकार की रसीद की फ़ोटो सेव कर रखी है। उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और अटैच कर देना है।
अब क्या करना है, ऐड बटन पर क्लिक कर दें, तत्पश्चात यस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको जैसे ही आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में नो और यस के बटन आपको दिखाई देंगे, आपको यस के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, बैंक की ब्रांच का नाम बहुत ध्यानपूर्वक डालें। उदाहरण के लिए यदि किसी ब्रांच का नाम मोहम्मदाबाद है तो उसे पीओएस में भरते समय कैपिटल लेटर्स मोहम्मदाबाद लिखें। ब्रांच नेम में स्पेलिंग की गलती बिल्कुल ना करें, अन्यथा एंट्री निरस्त कर दी जाएगी। इससे क्या मतलब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक की ये ब्रांच है, जिसका जो ब्रांच नेम है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौशाम्बी ब्रांच। लेकिन जब हम इसको पीओएस में एंट्री इसकी पास करेंगे तो हम कौशाम्बी के सारे लेटर्स को कैपिटल में रखेंगे, KUSHAMBI, सारे ही लेटर्स कैपिटल में होंगे। जैसे मोहम्मदाबाद की इस ब्रांच को सारे लेटर कैपिटल्स में लिख करके रखा गया है। जैसे ही आप पूरी की पूरी एंट्री पास कर देंगे, इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसके संबंध में लिखा हुआ है एंट्री पास करने के पश्चात सामने प्राप्त स्क्रीन। यहाँ से आप अपनी बैंक डिपॉजिट एंट्री को व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें डिटेल फिल करी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि पैसा आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किया है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्टोर को एचडीएफसी बैंक की स्वाइप मशीन प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से वह किसान से पैसा ले सकते हैं। मशीन द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उसकी एक रसीद निकलती है, जिसकी एक कॉपी अपने पास और दूसरी किसान को देनी होती है। इसको हम समझेंगे, सभी स्टोर्स को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट स्वीकार करने के लिए इस प्रकार की मशीन दी गई है, जो एचडीएफसी बैंक की मशीन है, जिससे हम किसान से डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। और जैसे ही हम उससे पेमेंट स्वीकार करते हैं तो हमें मशीन से इस प्रकार की एक रसीद निकलती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने किस प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया है। अगर हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट सेल, यानी कि हमने जो पेमेंट लिया है वो डेबिट कार्ड से लिया है। अगर हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया होता तो यहाँ पे हमारा लिखा होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कंपनी द्वारा मिली एचडीएफसी बैंक की स्वाइप मशीन और कार्ड द्वारा पेमेंट लेने पर प्राप्त रसीद। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। जो भी कार्ड ट्रांजैक्शंस आपको मशीन से करने हैं कर लें, व दिन के अंत में उसके टोटल ट्रांजैक्शंस की एक रिपोर्ट निकाल लें, जिसे समरी रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसी रिपोर्ट को पीओएस में एंट्री करते समय अटैच किया जाता है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी पेमेंट स्वीकार करते हैं, तब आपको इस प्रकार की रसीद प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो रसीद प्राप्त होती है, जिस पर कस्टमर कॉपी लिखा होता है वो आपको कस्टमर को दे देनी है, और जिस पर मर्चेंट कॉपी लिखा होता है वो आपको अपने पास रख लेनी है। दिन के अंत में जब आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करनी है, तब आपको मशीन से एक समरी रिपोर्ट निकाल लेनी है, और इसी समरी रिपोर्ट को आपको अटैच करके पीओएस में एंट्री पास करनी है। ध्यान देने योग्य जो बिंदु है इसको भी देख लेंगे एक बार। यदि दिन भर में कार्ड द्वारा काफ़ी सारे पेमेंट्स लिए गए हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस का कुल योग इस रिपोर्ट में निकल आएगा। सपोज़ एक दिन में आपने काफ़ी सारे कार्ड के द्वारा पेमेंट्स लिए हैं और आपको सारे ही पेमेंट्स की एंट्री जो है वो एक टाइम पे पास करनी है, तो उसके लिए दिन के अंत में अपनी मशीन से समरी रिपोर्ट निकाल लें। इस प्रकार से आपकी कुछ समरी रिपोर्ट दिखेगी, और इसी समरी रिपोर्ट को हमें पीओएस में अटैच करना होगा व इसकी एंट्री पीओएस में पास करनी होगी। तत्पश्चात उतना पैसा हमारे ओपनिंग कैश इन हैंड से माइनस हो जाएगा। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। अब यदि हमने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लिया है तो इस प्रकार के पेमेंट्स की एंट्री पीओएस में कैसे पास की जाती है वो देखें। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेलेक्ट करें। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा जो भी आप पेमेंट स्वीकार करेंगे उसमें आपको एचडीएफसी बैंक ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मशीन ही, इस मशीन से जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारा अमाउंट कंपनी के एचडीएफसी बैंक में जाता है। तो नंबर 1 क्या है, एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करें। जितना पैसा जमा कराया है वो अमाउंट भरें। बैंक अकाउंट नंबर अपने आप भर जाएगा। ब्रांच नेम में स्टोर का नाम और स्टोर का कोड एक साथ डालें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
जैसे कैश डिपॉजिट में क्या होता था, हमें बैंक की ब्रांच का नाम डालना होता था। यदि हमने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लिया है तो यहाँ पे हमें स्टोर का नाम डालना है और डैश करके स्टोर का कोड डालना है, जैसे इस प्रकार उदाहरण में दिखाया गया है। हाटा ये एक स्टोर का नाम है और ये इस प्रकार से इसका कोड दिया गया है, ये कोड लिखा हुआ है। उसके पश्चात 5 नंबर स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमें डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट को सेलेक्ट करें जिस दिन पैसा जमा हुआ है। अब 6 नंबर पे क्या है हमारा, 6 नंबर पे हमारा पेमेंट टाइप है, जिसके संबंध में क्या कहा गया है। पेमेंट टाइप में यदि डेबिट कार्ड से पेमेंट लिया है तो डेबिट कार्ड, और यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया है तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लें। बैंक जीएल कोड अपने आप भर जाएगा। डिपॉजिट स्लिप नंबर में समरी रिपोर्ट के ऊपर यूज़र के सामने नंबर लिखा हुआ है वह डालें। यह नंबर मशीन का टीआईडी नंबर होता है। अब इसको हम समझेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, आपसे यह डिपॉजिट स्लिप नंबर के बारे में पूछता है। जैसा कि मैंने बताया कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के से द्वारा लिए गए पेमेंट्स को पास करने के लिए हमें समरी रिपोर्ट निकालनी होती है। इस समरी रिपोर्ट के ऊपर यूज़र के सामने ये जो एक नंबर दिया होता है 999 करके, ये मशीन का टीआईडी नंबर होता है। जब भी हमने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया है तो इसी नंबर को हमें डिपॉजिट स्लिप नंबर में डालना होता है, ताकि हेड ऑफिस द्वारा इस नंबर को डाल के ट्रैक किया जा सके कि किस मशीन के द्वारा इस ट्रांजैक्शन को लिया गया है। तो यही नंबर हमें डिपॉजिट स्लिप नंबर में डालना होता है जब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एंट्री कर रहे हैं। उसके पश्चात अब चूज फाइल पर क्लिक करके उस समरी रिपोर्ट वाली रसीद की फ़ोटो अटैच कर दें जो आपको मशीन से प्राप्त हुई है। अब क्या करेंगे, हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात हम अपनी उसी रसीद की फ़ोटो को अटैच कर लेंगे और अटैच करके इसमें सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके पश्चात हमें क्या करना है, ऐड पे हमें क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के पश्चात हमें यस पे क्लिक करना है और हमारी डिपॉजिट एंट्री पास हो जाएगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ऐड बटन पर क्लिक कर दें, तत्पश्चात यस पर क्लिक कर दें and your deposit entry will be submitted in POS। अभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारी डे समरी है जिसमें हमने दिन भर में कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शंस लिए हैं। रिपोर्ट प्रिंट करने की दिनांक व समय, कंपनी का नाम, मशीन का टीआईडी नंबर जो एंट्री पास करते समय डिपॉजिट स्लिप नंबर में डाला जाता है। कुल कितने रुपए का कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ है वो ग्रैंड टोटल के सामने लिखा होता है। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, जब दिन भर के सारे मशीन वाले ट्रांजैक्शंस हो जाएं तभी समरी रिपोर्ट निकाल कर इसकी एंट्री करें पीओएस में और यही रसीद की फ़ोटो अटैच करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपका एक एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री आप कर रहे हैं। आपको दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस करने हैं मशीन के द्वारा वह आप कर लें और दिन के अंत में उसकी एक समरी रिपोर्ट निकाल करके इसी रिपोर्ट की एंट्री पीओएस में पास कर लें। जैसे ही आपकी एंट्री पास हो जाएगी, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और आपके सामने दिखाई देगा कि किस डिपॉजिट अमाउंट की आपने एंट्री पास करी है। व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अभी हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। यदि पैसा मशीन के द्वारा यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा लिया गया है। पहला टाइप हमारा क्या था कि यदि हमने कैश बैंक में ले जा करके जमा कराया है। दूसरा टाइप हमारा क्या था, यदि हमने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लिया है। और तीसरा टाइप हमारा ये क्या है, यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा अगर हमने पेमेंट लिया है। यदि कोई कस्टमर किसान यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट देना चाहता है तो मशीन द्वारा वो पेमेंट लिया जा सकता है, जिसके पश्चात एक रसीद प्राप्त होती है जिसके ऊपर यूपीआई भी लिखा होता है। हमारी जो मशीन होती है एचडीएफसी बैंक की स्वाइप मशीन होती है, उसमें इस प्रकार का एक क्यूआर कोड आता है। इस क्यूआर कोड को जैसे ही कस्टमर हमारा स्कैन करता है उसका जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के पश्चात में हमें कुछ इस प्रकार की रसीद प्राप्त हो जाती है जिसके ऊपर यूपीआई लिखा होता है और वो अमाउंट लिखा होता है। मतलब 49,000 का जो ये अमाउंट है वो यूपीआई के माध्यम से स्वीकार किया गया है। और इस प्रकार की दो रसीद निकलती हैं, एक मर्चेंट कॉपी, एक कस्टमर कॉपी। मर्चेंट कॉपी आपको अपने रिटेल स्टोर पे रख लेनी है और कस्टमर कॉपी आपको किसान को दे देनी है। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, यूपीआई पेमेंट के लिए केवल मशीन के क्यूआर कोड का प्रयोग करें। एक्सिस बैंक क्यूआर कोड का प्रयोग करना पूर्णतया बंद है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना शेयर करें, सिर्फ रसीद को ही शेयर करें व समरी रिपोर्ट पास करें पीओएस में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के बाद भी वो पीओएस में स्क्रीनशॉट की एंट्री को पास करते हैं। ये पूर्णतया बंद है व गलत है। एक्सिस बैंक के क्यूआर कोड जिन रिटेल स्टोर्स को दिए गए हैं उनका प्रयोग करना बंद कर देना है, और आपके पास में मशीन है, हर एक ट्रांजैक्शन को आपको इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करना है, और इस प्रकार की जो रसीद निकलेगी उस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन कर लेने हैं, और अंत में आपको डे समरी रिपोर्ट निकाल लेनी है और उसी डे समरी रिपोर्ट को आपको पीओएस में अटैच करना है। स्वाइप मशीन का क्यूआर कोड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और क्यूआर कोड जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जो हमें रसीद प्राप्त होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। यूपीआई क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपको मशीन से करने हैं कर लें, व दिन के अंत में उसके टोटल ट्रांजैक्शंस की एक रिपोर्ट निकाल लें, जिसे समरी रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसी रिपोर्ट को पीओएस में एंट्री करते समय अटैच किया जाता है। जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन की एक फाइनल रिपोर्ट निकालेंगे, समरी रिपोर्ट निकालेंगे, वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसके ऊपर साफ लिखा होगा कि यूपीआई के द्वारा कितने रुपए का पेमेंट लिया गया है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 27,300 रुपये का पेमेंट यूपीआई के माध्यम से लिया गया है, ग्रैंड टोटल इतना है, और जिस मशीन द्वारा लिया गया है उसका टीआईडी नंबर ये पड़ा हुआ है। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? यदि दिन भर में कार्ड द्वारा यहाँ पे यूपीआई होगा, हाँ, यदि दिन भर में यूपीआई द्वारा काफ़ी सारे पेमेंट्स लिए गए हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस का कुल योग इस रिपोर्ट में निकल आएगा। जो भी ट्रांजैक्शंस आपने यूपीआई के माध्यम से लिए हैं यहाँ पे वो सारा निकल आएगा और ग्रैंड टोटल उसका दिखाई देगा। यूपीआई क्यूआर कोड की समरी रिपोर्ट। इसके पश्चात एंट्री कैसे पास करेंगे? यदि आपने यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से कोई पेमेंट लिया है तो सबसे पहले आपको बैंक में एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने पेमेंट मशीन के माध्यम से लिया है, और मशीन के माध्यम से कोई भी पेमेंट लेंगे तो बैंक में हम एचडीएफसी बैंक ही सेलेक्ट करेंगे। जितना पैसा जमा कराया है वो अमाउंट भरें। बैंक अकाउंट नंबर अपने आप भर जाएगा। ब्रांच नेम में स्टोर का नाम और स्टोर का कोड एक साथ डालें, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में भी बताया गया है। डेट को सेलेक्ट करें जिस दिन पैसा जमा हुआ है। पेमेंट टाइप में यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करें। अब जैसे ही आप पेमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा यूपीआई क्यूआर कोड का, उसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बैंक जीएल कोड अपने आप भर जाएगा। डिपॉजिट स्लिप नंबर में समरी रिपोर्ट के ऊपर यूज़र के सामने नंबर लिखा हुआ है वो डालें। ये नंबर मशीन का टीआईडी नंबर होता है। फिर से उसी पॉइंट पे बात करी गई है, जो आप इस तरीके का आपको जो रसीद प्राप्त होगा जिसकी एंट्री आप पीओएस में पास करेंगे यूपीआई की, तो ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं इसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर आपको इस नंबर को डालना है, और डालने के पश्चात आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर रसीद को सेलेक्ट कर लेना है, और अटैच करके ऐड पे क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात आपकी जो बैंक डिपॉजिट एंट्री होगी वो पास हो जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जब आप यूपीआई की रसीद निकालेंगे वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। रिपोर्ट प्रिंट करने के दिनांक व समय जिस पे होगा, कंपनी का नाम होगा, मशीन का टीआईडी नंबर होगा जो एंट्री पास करते समय डिपॉजिट स्लिप नंबर में डाला जाएगा। कुल कितने रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है ये भी उस पे रसीद पे दिया होगा। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? जब दिन भर के सारे मशीन वाले ट्रांजैक्शंस हो जाएं तभी समरी रिपोर्ट निकाल कर इसकी एंट्री करें पीओएस में, और यही रसीद की फ़ोटो अटैच करें। यह बिल्कुल भी ना करें कि आपको रसीद प्राप्त हो गई है फिर भी आप एंट्री पास करते समय स्क्रीनशॉट की फ़ोटो अटैच कर रहे हैं। ये पूर्णतया बंद है, आपकी एंट्री निरस्त की जा सकती है। एंट्री पास करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। अब एक और तरीके के पेमेंट टाइप की हम बात करेंगे। यदि एक दिन में यूपीआई और कार्ड दोनों माध्यम से पेमेंट रिसीव हुआ हो, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ पेमेंट्स जो होते हैं वो हमें कार्ड के माध्यम से रिसीव होते हैं, और कुछ पेमेंट जो होते हैं वो हमें यूपीआई के माध्यम से रिसीव होते हैं। तो पेमेंट लेने के पश्चात जब हम दिन के अंत में उसकी समरी रिपोर्ट निकालेंगे तो समरी रिपोर्ट जो हमारी निकल के आती है वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि यूपीआई पेमेंट, हमने 2 यूपीआई पेमेंट लिए हैं जिनका टोटल योग क्या है 60,370 रुपये का है, और एक हमने कार्ड का पेमेंट लिया है जिसका टोटल योग क्या है 4740 रुपये का है। इस रिपोर्ट में कार्ड द्वारा हुए ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी दर्शाया गया है और यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा लिए गए पेमेंट का भी अमाउंट दर्शाया गया है,
और नीचे कुल कितना पेमेंट लिया गया है मशीन से वह भी ग्रैंड टोटल करके लिखा रहता है। दोनों ही अमाउंट की एंट्री अलग अलग की जाएगी, पर दोनों ही एंट्रीज में यही समरी रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए 60,370 रुपये की यूपीआई पेमेंट की अलग और 4740 रुपये के कार्ड पेमेंट की अलग पास होगी, पर रसीद दोनों एंट्रीज में यही समरी रिपोर्ट अटैच की जाएगी। कार्ड वाले अमाउंट की एंट्री कार्ड प्रोसेस वे में पास करें और यूपीआई वाले अमाउंट की यूपीआई प्रोसेस वे में पास करें। यदि आपके साथ कोई इस तरीके का केस हुआ है कि आपने उस दिन में यूपीआई से भी पेमेंट लिया है और कार्ड से भी पेमेंट लिया है, तो ऐसी एंट्रीज को पास करने के लिए आपको दो अलग अलग वे में एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी यूपीआई वे में। किस तरीके से? जैसे ये इस प्रकार का डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि एक हमने जो एंट्री पास करी है एचडीएफसी बैंक हमने सेलेक्ट किया है, उसमें यूपीआई क्यूआर कोड भरा है। यूपीआई का जो हमारा अमाउंट है आप देख पा रहे हैं 60,370 है, तो हमने अमाउंट में भी 60,370 ही भरा हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप लोग 60,370 हमने भरा है। डिपॉजिट स्लिप नंबर में क्या भरेंगे? ये वाला जो नंबर टीआईडी नंबर दिख रहा है वो नंबर भर देंगे और रसीद को अटैच कर देंगे। इसी समरी रिपोर्ट को हम अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद में ऐड पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी एक एंट्री जो होगी वो 60,370 रुपये की यूपीआई क्यूआर कोड की एंट्री हमारी पीओएस में पास हो जाएगी। इसके पश्चात हमें एक एंट्री और पास करनी है जो कि 4740 रुपये की होगी। उसको भी हम इसी प्रकार के से पास करेंगे। बैंक में एचडीएफसी सेलेक्ट करेंगे, जो कार्ड होगा वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया है उस कार्ड का टाइप जो है वो सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट में अमाउंट भर देंगे और ब्रांच नेम में स्टोर का नाम और स्टोर का कोड साथ में भर देंगे। डिपॉजिट स्लिप नंबर में उस मशीन के ऊपर यूज़र के सामने जो टीआईडी नंबर लिखा है उसको भरेंगे। चूज़ फाइल में उस रसीद को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करके यस कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं ये यूपीआई अमाउंट की पीओएस एंट्री है और ये कार्ड अमाउंट की पीओएस एंट्री है। दोनों ही प्रकार की एंट्री में रसीद यही वाली अटैच की जाएगी। ये वाली जो आप रसीद देख रहे हैं यही रसीद उसमें अटैच की जाएगी। इसके पश्चात हम क्या बात करेंगे? इसके पश्चात हम चौथे और आखिरी पेमेंट टाइप की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड यदि नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा आया हो। जब कभी ऐसा हो कि कंपनी के बैंक अकाउंट नंबर व आईएफएससी कोड के माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे द्वारा पेमेंट प्राप्त हुआ हो या किसी बैंकिंग ऐप द्वारा कंपनी की बैंक डिटेल्स लेके उसमें पैसा भेजा गया हो, तो ऐसे पेमेंट्स को नेट बैंकिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के पेमेंट होने पर एक स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है जिसे पीओएस में अटैच करके उसकी एंट्री पास की जाती है। सपोज़ मेरे पास में कंपनी की बैंक डिटेल्स हैं, मेरे पास में कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर है, मेरे पास में कंपनी का आईएफएससी कोड है उस बैंक अकाउंट का, मेरे पास में उस कंपनी के बैंक अकाउंट की ब्रांच का एड्रेस है। तो गूगल पे हो चाहे फ़ोन पे हो, आजकल की डेट में जो पेमेंट रिसीविंग ऐप्स होते हैं, पेमेंट डिपॉजिट ऐप्स होते हैं, वो एक सुविधा प्रदान करते हैं कि आप बैंक बेनिफिशियरी को ऐड करके कोई भी पैसा, किसी भी अमाउंट का पैसा उस कंपनी के खाते में भेज सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी हमें नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा हम जो जमा कराते हैं उसके पश्चात हमें इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया है। इसी स्क्रीनशॉट की एंट्री हमें पीओएस में करनी होती है। जैसे जो पहला स्क्रीनशॉट है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक ऐप है जिसको पास किया गया है और पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है, हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त हुआ है। ये जो पेमेंट हमारा जो भेजा गया है कंपनी के अकाउंट में वो 59,000 रुपीज़ का है जो कि पेटीएम के माध्यम से भेजा गया है। ये 15,000 रुपये का जो पेमेंट है वो कंपनी के खाते में गूगल पे के माध्यम से भेजा गया है। ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट है वो कंपनी के खाते में फ़ोनपे के माध्यम से भेजा गया है। और जो सबसे लास्ट में रसीद देख रहे हैं ये जो डिपॉजिट है वो एक सीएससी पॉइंट से कराया गया है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि सीएससी पॉइंट्स वाले होते हैं, आप पैसा ले जा कर के उनको कैश देते हैं और वो अपने अकाउंट से पैसा कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बदले में वो एक आपको एक स्क्रीनशॉट दे देते हैं कि ये रहा सबूत कि आपका पैसा कंपनी के खाते में चला गया है। तो ये जो स्क्रीनशॉट होता है इसी स्क्रीनशॉट की एंट्री आपको अपने पीओएस में पास करनी होती है। ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे इस प्रकार के स्क्रीनशॉट के साथ यदि कोई भी पेमेंट आया है तो वो नेट बैंकिंग के अंतर्गत दिखाया जाएगा। नेट बैंकिंग डिपॉजिट की एंट्री से संबंधित ज़रूरी बातें। निम्नलिखित माध्यम से आया पैसा नेट बैंकिंग के अंतर्गत आता है। यदि पैसा फ़ोन पे से आया है, यदि पैसा गूगल पे से आया है, यदि पैसा पेटीएम से आया है,
यदि पैसा किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर या ऐप से आया है, यदि पैसा सीएससी पॉइंट से आया हुआ है, यदि इन पांचों में से किसी भी प्रकार से पैसा आया है तो वो नेट बैंकिंग के अंतर्गत आएगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से आए हुए पैसे को हेड ऑफिस द्वारा ट्रैक करने के लिए एक यूटीआर नंबर की आवश्यकता पड़ती है, जो हर तरह के पेमेंट सर्विस ऐप पर अलग प्रकार से लिखा होता है। जैसे यदि आपने फ़ोन पे से पैसा भेजा है तो उस पर वह नंबर यूटीआर के नाम से लिखा होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी हम फ़ोन पे से पैसा प्राप्त करते हैं तो हमें इस प्रकार की एक रसीद प्राप्त होती है जिसके ऊपर हमारा यूटीआर लिखा होता है। यही सबसे मेन नंबर होता है। इसी नंबर को जब हम एंट्री पास करते समय भरते हैं तो इसी नंबर के द्वारा हेड ऑफिस उस पैसे को ट्रैक कर पाता है कि यह पैसा कंपनी के खाते में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसके पश्चात गूगल पे में यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से होता है। जब जो गूगल पे का स्क्रीनशॉट होता है उसमें ये नंबर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से होता है। वो किस प्रकार का दिखता है देखेंगे। जब भी आप गूगल पे से कोई भी डिपॉजिट कराते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। गूगल पे में यही जो यूटीआर नंबर होता है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से होता है, तो वही नंबर हमको उसमें भरना होता है। यदि हमने पेटीएम के माध्यम से कोई पैसा भेजा है और हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त हुआ है तो वही यूटीआर नंबर जो सबसे मेन होता है वो उसमें यूपीआई रेफरेंस नंबर के नाम से होता है। जैसे मेरे पास में एक पेटीएम का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, इस तरीके से हम पेमेंट स्वीकार करते हैं और हमारे सामने इस तरीके का स्क्रीनशॉट आता है जिसमें जो नंबर होता है वो यूपीआई रेफरेंस नंबर के नाम से होता है। इसके पश्चात और अन्य प्रकार के नेट बैंकिंग स्क्रीनशॉट्स में यूटीआर नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे किसी ने सीएससी डिपॉजिट कराया है तो यदि किसी ने सीएससी डिपॉजिट कराया है तो वो जो उसको स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है उस बैंक के द्वारा, इस प्रकार का वो कुछ स्क्रीनशॉट होता है जिसमें यूटीआर नंबर क्लियरली लिखा होता है। काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स भी होते हैं जो कि सपोज़ आपके पास में एक्सिस बैंक का ऑफिशियल ऐप है, एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल ऐप है या अन्य किसी बैंक का ऑफिशियल ऐप है, उस बैंक के द्वारा यदि आप कंपनी के खाते में पैसा जमा कराते हैं तो आपके सामने इस तरीके का स्क्रीनशॉट आता है जिसके ऊपर जो वो नंबर होता है वो ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से लिखा होता है। यही नंबर हमें एंट्री पास करने के दौरान डालना होता है। यदि ये नंबर हम नहीं डालते हैं तो हमारा हेड ऑफिस उस पैसे को ट्रैक नहीं कर पाता है और हमें ये पता नहीं चल पाता है क्या सच में ये पैसा हमारे कंपनी के खाते में आया है कि नहीं आया है। ध्यान देने योग्य बिंदु भी दिया गया है कि डिपॉजिट एंट्री पास करने के दौरान इस नंबर को डिपॉजिट स्लिप नंबर में डालना अनिवार्य होता है, तभी वो पैसा कंपनी के खाते में पहुंचा है कि नहीं ट्रैक हो पाता है। पीओएस में एंट्री पर कैसे पास करें, इस तरीके के डिपॉजिट्स की एंट्री पीओएस में कैसे पास करते हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कंपनी के जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया है उसे सेलेक्ट कर लें। जितना पैसा जमा कराया गया है उस अमाउंट को भर लें। बैंक अकाउंट नंबर अपने आप भर जाएगा जैसे ही आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच नेम में जिस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा आया है उसका बैंकिंग नेम भरें जो नाम उसका बैंक में फीड है। अब इस तरीके के पेमेंट को पीओएस में एंट्री पास करते समय जो ब्रांच नेम होता है उसी के साथ साथ लिखा हुआ है क्यूआर कस्टमर नेम। जिस भी पर्सन ने उस नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन को किया है उसका बैंक में क्या नाम है उसका डिटेल यहाँ पर हमें देना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास में ये एक स्क्रीनशॉट है, यह जो पैसा है वो इमरान नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनके बैंक अकाउंट से आया हुआ है कंपनी के खाते में। इमरान नाम के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपनी के खाते में ये पैसा भेजा हुआ है, तो यही नाम हमें यहाँ पर क्यूआर कस्टमर नेम में डालना होगा। और यह प्रोसेस तभी करना है जब हम किसी नेट बैंकिंग पेमेंट टाइप की डिपॉजिट एंट्री पीओएस में पास कर रहे हैं। डेट को सेलेक्ट कर लें जिस दिन पैसा जमा हुआ है। पेमेंट टाइप में नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लें। बैंक जीएल कोड अपने आप भर जाएगा। डिपॉजिट स्लिप नंबर में जिस यूटीआर नंबर के बारे में पहले बताया गया है वो नंबर भरें। किसी किसी स्क्रीनशॉट में यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी
यूपीआई रेफरेंस नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से भी हो सकता है। अब चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट की फ़ोटो अटैच कर दें जो आपको प्राप्त हुई है। ऐड बटन पर क्लिक कर दें, तत्पश्चात यस पर क्लिक कर दें और आपकी एंट्री पीओएस में पास हो जाएगी। पास होने के पश्चात में वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।